प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर गुजरात में हैं। वहीं आज पीएम मोदी ने गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और अहमदाबाद में मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। मेट्रो परियोजना के फेज 1 के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत अर्बन कनेक्टिविटी और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए यह बड़ा दिन है। पीएम ने कहा कि मैंने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का तेज रफ्तार सफर का अनुभव किया है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा लगातार विपक्ष के खिलाफ हमलावर है। इसी के चलते जेपी नड्डा फिलहाल उड़ीसा के दौरे पर हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब ना तो इंडियन रह गई है ना नेशनल रह गई है, अब सिर्फ भाई बहन की पार्टी बनकर सीमित हो गई है। इनको किसी विचार से लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के काम से हर वर्ग के लोग खुश हैं। कई राज्यों में यही कारण है कि भाजपा की सरकार बनी है। देश को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का अगला सीडीएस नियुक्त किया गया है। अनिल चौहान ने आज अपना पदभार संभाला, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नव नियुक्त सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद यह पद खाली था। मलेशिया में तेजस युद्धक विमान की धूम के बाद आर्मेनिया ने भारत के पिनाका मिसाइल प्रणाली लेने की इच्छा जताई है। वहीं भारत भी अपनी इस रक्षा प्रणाली को आर्मेनिया को निर्यात करने के लिए तैयार है। भारत ने स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सहित मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद निर्यात करने का फैसला लिया है। बता दें पिछले 5 वर्षों में देश के रक्षा निर्यात में बड़ी वृद्धि दर्ज हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर विभिन्न विकास परियोजना के तहत केंद्रीय फंड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इन खातों के लेन देन की पूरी तरह से जांच की जाए तो अनियमितताओं के सबूत हासिल किए जा सकते हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे के नामांकन के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अंबिका सोनी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फिर से एक बड़ा फिदायनी हमला हुआ है। हमले में 19 लोगों की मौत हो गई है और 27 घायल हुए हैं। काबुल पुलिस प्रमुख के लिए तालिबान द्वारा नियुक्त प्रवक्ता की ओर से यह जानकारी दी गई। हालांकि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हमले में करीब 100 बच्चों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त बड़ी संख्या में छात्र स्कूल में मौजूद थे और परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दक्षिणी यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के पास नागरिक वाहनों के काफिले पर हमला हुआ। इस रूसी मिसाइल हमले में 23 लोग मारे गए और 28 लोग घायल हुए हैं, जिसकी जानकारी क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेंडर स्टारुक द्वारा दी गई। उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला के यदीपुरा पट्टन में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए दोनों आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के बताए जा रहे हैं, जिसकी पुष्टि एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार द्वारा की गई। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाएगी। यह पार्क गुरुग्राम और नूह में 10,000 एकड़ के क्षेत्र में बनेगा। बता दें कि इस पार्क के संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने यूएई जाकर शारजाह सफारी का भी दौरा किया और यह जानकारी साझा की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन के बाद बड़ोदरा में गुजरात एटीएस ने एक मदरसे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। जानकारी के अनुसार मदरसे में बड़ी साजिश रचने की आशंका के मद्देनजर एटीएस ने यह कार्रवाई की है। मामले में एसीपी एच राठौर ने बताया कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम को जानकारी मिली थी कि एक मस्जिद में कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। यहां प्रतिबंधित संगठन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने जगह को सील कर दिया। बिहार में महागठबंधन की सरकार आने के बाद जंगलराज की वापसी के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में आरा शहर के नवादा थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी में शुक्रवार के सुबह दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी। घायल कार्यकर्ता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरी वारदात की सूचना पुलिस के माध्यम से आई है। आम
नागरिक हित में केंद्रीय बैंक ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मौद्रिक नीति बैठक में महंगाई नियंत्रण के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत पॉलिसी रेपो दर को 50 आधार अंक से बढ़ाया गया है। अब यह दर 5.90% हो गई है। आपको बता दें कि यह आरबीआई द्वारा की गई लगातार चौथी वृद्धि है। इससे पहले मई में रेपो दर में 40 आधार अंक, जून और अगस्त में 50-50 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। देश की केंद्रीय एजेंसी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रहार कर रही है। इसी क्रम में माल और सेवा कर इंटेलिजेंस की मुंबई शाखा के महानिदेशक ने 824 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया है। इस घोटाले में 15 कंपनियों पर वस्तु और सेवाओं की सप्लाई किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का आरोप लगाया गया है। इन कंपनियों में बीमा, मध्यस्थ विपणन और कई गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले T20 विश्व कप को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। 16 अक्टूबर से आयोजित होने वाले इस मुकाबले में दुनिया के 5 बेहतरीन खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे। इनमें भारत के गेम चेंजर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम शामिल है। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर और जॉनी बेयरस्टो और पाकिस्तान शाहीन अफरीदी भी चोटिल होने के कारण मैदान से बाहर रहेंगे। इंग्लैंड से वनडे सीरीज जीतने के बाद भारत की बेटियां एशिया कप वुमेन 2022 के जीत के लिए बरकरार रखेंगी। भारत का पहला मुकाबला कल श्रीलंका के साथ होगा। बांग्लादेश के सिलहट बाहरी क्रिकेट स्टेडियम और सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 15 दिनों तक कुल 25 मैच खेले जाएंगे। एशिया कप 2022 में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, यूएई और पाकिस्तान कुल 7 देश मैदान में होंगे। तमिल फिल्म पोन्नियन सेल्वन पार्ट 1 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। देश के महान योद्धा राजा राज चौला के साम्राज्य पर आधारित फिल्म की कहानी देश के इतिहास को दर्शकों के सामने रखेगी। मणिरत्नम निर्देशित 500 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म में चियान विक्रम और ऐश्वर्या राय जैसे किरदार मुख्य भूमिका निभाएंगे। दक्षिण भारत में 1500 वर्ष तक शासन करने वाले चोल साम्राज्य की कहानी 2 भाग में दिखाई जाएंगी।